Stop the press, stop the war, because it's time for the real war. It's time for India versus New Zealand in the final again, because India beat England in the semi-final again. भाई what a semi-final, भाई what a game. This is the kind of semi-final that World Cup deserves. ऐसे मैचेस होते हैं भाई सेमीफाइनल में जो सेमीफाइनल को सेमीफाइनल जैसा फील कराते हैं। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ 97 बनाकर सैमसन भाई ने गंभीर भाई को ट्रिब्यूट क्या दे दिया था, माही भाई ने भी बोला अच्छा मेरे रहते हुए किसी और को क्रेडिट मिलेगा अब। तो इस मुकाबले में इंडिया वन दिस मैच बाय रन्स 7, विकेट लॉस्ट बाय इंग्लैंड 7, विकेट लॉस्ट बाय इंडिया 7, सैमसन सिक्सेस 7, बेथल सिक्सेस 7, रन्स स्कोर्ड बाय दुबे 43, 4+3 7, रन्स स्कोर्ड बाय बटलर 25, 2+5 7, रन्स स्कोर्ड बाय हैरी ब्रूक 7, इनफैक्ट इंग्लैंड ENGLAND 7। लाडले हम नहीं जाते क्रेडिट तक, क्रेडिट खुद चल के, अरे चल के भी छोड़ो दौड़ के आता है। गंभीर भाई भी लाइक आज फिर सारा क्रेडिट ले गया ले गया भाई ले गया, आपकी फुटेज भी ले गया। इतना तो आप जब से कोच बने हो आपको टीवी पे नहीं दिखाया जितना एक मैच में थाला को दिखा दिया। कल तो कैमरामैन भी मुंबई की क्यूटीज को यही कह रहा था सॉरी क्यूटीज, पर आज आपको नहीं दिखा पाएंगे, आज हमारे थाला आए हैं। क्रेडिट और फुटेज के संसाधनों पर पहला हक थाला का है भाई। दिस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल हैज वंस अगेन प्रूव्ड दैट दिस हैज नाउ बिकम द रियल राइवलरी ब्रो। आई मीन ये है या नहीं इस पर डिबेट हो सकती है, पर वो तो बिल्कुल नहीं है जो ब्रॉडकास्टर्स दिखाते हैं। डेफिनेटली नॉट फ्रॉम दैट गरीब अमीर चमन चूतिया के देश पक्कू से। हाँ भाई वेस्ट इंडीज के बाद इंग्लैंड को बनाया था ना बाप, अब इंग्लैंड में से इंग तो चला गया इस वर्ल्ड कप से, जो बचा है वो दें आपको अंदर तक जावे भाई। कल तो इंग्लैंड खुद कह रहा था कि इतना तो हमने तुमसे लगान लिया भी नहीं था जितना हमें कूट के तुम सूज समेत लपेट रहे हो। आई मीन पिछले वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल से नॉकआउट कर दिया था, इस वर्ल्ड कप में कर दिया। क्या है यार ये, जब से तू मिला ना अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। तुम लोग लगान नहीं दिया, उल्टा मेरा गान लिया उल्टा करके ही लिया है भाई वैसे आप लोग मेरी मत लो, आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है इन वीडियोस में आपके लिए, तो भाई आप लोग भी सपोर्ट दिखाओ। एम रखते हैं इस वीडियो का 10,000 लाइक्स का, और हम करना चाहते हैं IPL के पहले 500 के सब्स, तो इस वीडियो से एम रखते हैं 466 के सब्स का। पूरा भरोसा है इंडिया के फाइनल पहुंचने की खुशी में आप लोग करा दोगे। वैसे पता नहीं ये सिर्फ मेरे साथ है या शायद आप लोगों को भी ऐसा फील हुआ कि ये पहला ऐसा वर्ल्ड कप का मैच था जब सच में लगा कि यार हम T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हम ICC इवेंट के लिए खेल रहे हैं। एक्चुअली ये सेमीफाइनल मुझे तो फाइनल जैसा फील हुआ। द वाइब, द सेलिब्रिटीज, द इंटेंसिटी, द सेलिब्रेशंस, इट ऑल फेल्ट लाइक फाइनल। और मुझे सच में लगता है कि उसके लिए क्रेडिट जाता है, सॉरी क्रेडिट तो बस एक ही जगह जाता है। मुझे लगता है उसमें रोल है वानखेड़े के स्टेडियम और वहां के लोगों का। चुम्मा लोगो भाई तुम लोग, आप में से एक भी जना जो मुंबई से हो या फिर कल का मैच अटेंड किया हो, रिस्पेक्ट भाई। मतलब आप लोग बहुत प्यारे हो, जिस तरीके से आपने टीम को बांध के रखा, पूरी तरीके से थ्रू आउट द मैच सपोर्ट किया। ऐसे स्टेजेस पर भी हमारी टीम खड़ी थी जहां पर ऐसा फील हुआ कि शायद ये मैच हमारे हाथों से निकल जाए, पर उसके बाद भी हमारी क्राउड साइलेंट नहीं गई, बल्कि उन्होंने और ज्यादा रोर किया और ज्यादा लाउड हुए, सपोर्ट किया अपनी टीम को। क्रेजी भाई, आप लोगों ने कल जेन्युइन माहौल बना दिया था, जस्ट लाइक जयशाह भाई, इन्होंने तो सबको बुला लिया था। सेलिब्रिटीज, स्टार्स, रोहित, माही, विराट भाई नहीं थे। आई मीन विराट भाई को भी बुला लेते यार, कल बड़ी कमी उनकी खल गई भाई। आई मीन इतना अच्छा मैच लिखा था, विराट भाई का भी कोलैब लिख ही देते, हम भी माहिरात को एक साथ देख लेते, पर चलो ठीक है वो नहीं हो पाया। पर भाई मैच में जो हुआ है, जो आपने ये लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, खूब लिखा है। मुंह में गोटे आ गए हो तो उसके लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं, आ तो गए थे पर ठीक है, हम फाइनल में पहुंच गए ना, चलता है, सह लेंगे। के लिए वहां पे गोटी मुंह में था भाई कल तो ऐसा फील आया जैसे हमारी बायलैटरल वाली टीम डाउनलोड हो गई थी। आई मीन फ्लैट पिचेस, बैटिंग फर्स्ट, पहली पारी में सामने वाली गेंदबाजी को कुत्ता बना के मारना, 250 प्लस का टोटल लगाना। वैसे ऐसी तबाहियों में आमतौर पर अभिषेक भाई का भी काफी अहम रोल रहता है, लेकिन जब से उनका पेट खराब हुआ है मुझे लगता है उनका रोल बस टॉयलेट पेपर तक ही यूज हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं, मैदान पर कुछ नहीं। और मैं कहता हूँ कि चलो 250 बनाओ वो भी ठीक है, पर फिर हम देते भी तो सामने वाली टीमों को 16 ओवर ही है। आई मीन 4 ओवर तो उसमें से बुमराह भाई डालते हैं ना, तो उसे तो छोड़ ही दो। कल एक बार फिर जसप्रीत बुमराह को देखकर मुझे ऐसा ही कुछ फील हुआ कि सही कहते हैं नासिर हुसैन, नहीं है ICC फेयर भाई, वरना अगर फेयर होती ना तो बुमराह को क्रिकेट के आसपास अलाउ होना ही नहीं चाहिए था। आई मीन मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब सामने वाली टीमें ना बायकॉट कर दिया करेंगी अगर बुमराह हमारी 11 में होंगे। वो कहेंगे भाई फेयर नहीं है, हम नहीं खेलेंगे यार। आई मीन एक क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर के अगेंस्ट खेल सकता है, पर अगर एक गोट आकर हर मैच में गॉड मोड एक्टिवेट कर दे, कहाँ खेलोगे भाई उसके अगेंस्ट? नहीं खेल पाई इंग्लैंड भी। ही वॉज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ही हैज ऑलवेज बीन पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये कोई आज की कहानी नहीं है भाई, बुमराह का हमेशा से यही हाल है। इंग्लैंड को इस मैच में 30 गेंदों में 69 रन चाहिए थे, बुमराह आते हैं 16th ओवर में और 8 रन देते हैं, फिर आते हैं 18th ओवर में और 6 रन देते हैं। क्या करोगे तुम इस गेंदबाज का? भाई इस मैच में बहुत से खिलाड़ियों की इंडिविजुअल ब्रिलियंस जरूर थी, पर मैं 2 खिलाड़ियों को स्टैंड आउट परफॉर्मर मानता हूं जिनकी वजह से एक्चुअली हम फाइनल खेलने जा रहे हैं। एक थे जसप्रीत बुमराह और दूसरे थे अक्षर पटेल, और थोड़ा बहुत हार्दिक भाई भी। आई मीन लास्ट मैच से उन्होंने सीखा था कि पहले से करके नहीं आऊंगा तो फील्ड पे करूंगा, तो इस बार फील्ड में
किया। तो कैसे हार्दिक भाई ने सबके सामने बीच मैदान में किया, कैसे बाबा, बापू और बुमराह ने हमें सेमीफाइनल से एक बार फिर फाइनल तक पहुंचा दिया, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। टॉस जीता इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने और कहा कि हम चेस करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि यही वो मैच हार गए। नहीं, इसको बोलकर नहीं, ये उनका फैसला सही था। इसके बाद जो उन्होंने बोला, उन्होंने वानखेड़े की क्राउड को रिफर करते हुए कहा, होपफुली वी कैन कीप देम क्वाइट। ब्रूक भाई और फार्मिंग तो पैट कमिंस जैसी करना चाहते थे, परफॉर्मेंस उनकी बाबर आजम जैसी निकल गई। यही तो गलती कर दी आपने। ये वानखेड़े की क्राउड है, ये शांत नहीं रहती। खैर कोई कुछ भी बोले, पर टॉस हारने के बाद सूर्या भाई का मुझे पता था, भाई साहब आकर यही बोलेंगे कि हाँ भाई हम बैटिंग ही करना चाहते थे। हमेशा का इनका यही है। सूर्य कुमार यादव इन T20 आइज लॉस्ट टॉसेस 30 टाइम्स, इंडिया वर पुट इनटू बैट 28 टाइम्स, ही सेड ही वुड हैव बैटेड फर्स्ट 28 टाइम्स, ही एक्चुअली चूज टू बैट फर्स्ट आफ्टर विनिंग द टॉस 5। तो भाई सूर्या भाई की स्ट्रेटजी बहुत ही सीधी रहती है, कभी अपने अपोनेंट को ये फील होने ही मत दो कि भाई तुमने टॉस जीतकर कोई एडवांटेज ले लिया है। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी रोहित भाई से इंस्पायर्ड स्ट्रेटजी है, क्योंकि रोहित भाई को भी हमने पिछले वर्ल्ड कप में ऐसा करते देखा था। टॉस जीतकर जो उन्हें मिल जाता वो कहते हाँ भाई हम यही करना चाहते थे। अब बोलो, टॉस का कोई मतलब ही नहीं। ऑब्वियसली चेस करना यहाँ पर एडवांटेज था, और उसके पीछे दो कारण था। पहली बात तो थोड़ी सी ग्रीन टॉप थी, तो शायद इंग्लैंड ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि शुरू में हम थोड़े से पेसर से मदद एक्सट्रैक्ट करेंगे और शायद स्पिनर्स को थोड़ा ग्रिप भी मिलेगा। पर इन रियलिटी इंग्लैंड के स्पिनर्स को उतना ग्रिप मिला नहीं, और पेसर्स में, जो कि मेरा मानना है इंग्लैंड टीम में शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते, थोड़ा बहुत सैम करन ही है, उनको तो स्विंग मिली नहीं। लेकिन सेकंड इनिंग में हमारे इंडियन पेसर्स ने रिलेटिवली इंग्लैंड के पेसर्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा स्विंग एक्सट्रैक्ट की। और दूसरा, इंग्लैंड वाज समहाउ एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बहुत तो ड्यू आएगी, जिसकी वजह से उन्हें चेज में एडवांटेज होगा। पर रियलिटी ये है भाई, इस मैच में ड्यू का कोई इफेक्ट आया ही नहीं, और इसीलिए ये मैच इतना इवनली कॉन्टेस्ट हुआ। एक्स्ट्रा मदद के नाम पे बस इंडिया के पास क्राउड का सपोर्ट था, और वही मदद थी। तो एक्चुअली में टॉस जीतकर इंग्लैंड जिन बातों का एडवांटेज लेना चाहता था वो शायद उन्हें मिला नहीं, बस उन्हें स्कोर बोर्ड पर स्कोर दिखा, और वो स्कोर जो उन्हें दिखा वो देखने लायक तो था नहीं। ये देख के रख दिया ना तो मेरा। भाई मैंने तो एक ऐसा क्रेजी स्टैट देखा जिसको देखकर तो मेरा होश ही उड़ गया। आपको पता है 1987 के वर्ल्ड कप फाइनल में एग्जैक्टली यही सेम स्कोर बना था। 253 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, जिसके जवाब में इंग्लैंड 246 ही बना पाया था, और 8 रनों से ऑस्ट्रेलिया जीता था। अब आप बोलोगे उत्कर्ष भाई इसमें क्या स्पेशल है? भाई 1987 में ना T20 फॉर्मेट नहीं होता था, ये ODIs के स्कोर थे। भाई जो स्कोर ODI के फाइनल्स में बनता था वो अब T20 के फाइनल में बन रहा है। क्रिकेट कितना आगे आ गई है भाई। खैर हर कोई आगे निकल जा रहा है, बस हमारे अभिषेक भाई ही पीछे रह जा रहे हैं। क्यों अभिषेक भाई? अब क्या कह के डिफेंड करूं आपको? अभिषेक भाई आई एम सो सॉरी, बट आपने तो ऐसा ऑरा भी नहीं बनाया कि मैं ये कह सकूं कि ब्रो इज सेविंग हिज बेस्ट फॉर द फाइनल, क्योंकि ऑफ स्पिनर तो न्यूजीलैंड के पास भी है ना। मैंने तो लास्ट मैच में भी कहा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, युवराज पाजी अब आप रहने दो, अब योगराज जी ही इनका कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है ना इनको एक आधा महीने योगराज जी के साथ छोड़ दो, तभी कुछ हो पाएगा। सम ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड्स इन इंडिया, नीरव मोदी, विजय माल्या, लक्ष्मी चिटफंड, अभिषेक शर्मा। भाई सच कहूं तो इतना इजी तो होता भी नहीं है ऑफ स्पिनर से आउट होना, जितना अभिषेक भाई ने बना रखा है। आई मीन एक दो बार तो इंसान गलती से बच जाता है, पर भाई नहीं। क्या एक्सप्लेन करूं भाई, हर बार की वही कहानी है। ऑफ स्पिनर आएगा, रूम के लिए क्रैम्प करेगा, बोलेगा कि आपको ऑफ साइड पे नहीं मारने दूंगा, जो मारना है लेग साइड पे मारो, लेग साइड पे आप टांगने जाओगे और गेंद खड़ी हो जाएगी। हर बार की वही कहानी। एक तो भाई ये शर्मास की प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आती कि जब रन आ जाए ओवर में तो क्यों शॉट खेलना होता है भाई, क्यों? ये क्या है इनके डीएनए में? भाई सच कहूं तो कल मेरे लिए सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग यही था कि अभिषेक शर्मा को खुद संजू सैमसन सामने से आके कह रहा है, 2-3 डॉट हुई, बोला आराम से खेलो, कोई बात नहीं है, टैप करके सिंगल ले ले। भाई उसके बाद भी बाउंड्री आई और फिर बंदा शॉट खेलने चला गया, और तो और जस्ट उस गेंद के पहले फील्डर को डीप मिड विकेट पर खड़ा किया गया था, क्योंकि सबको पता था कि ये बंदा अब लप्पा घुमाने जाएगा और वहां पर विकेट दे देगा, और एग्जैक्टली यही हुआ। आई मीन सच कहूं तो शायद वो फाइनल खेलते नजर आएंगे, शायद मैनेजमेंट खिला भी लेगा, पर एक्चुअली में रियलिटी ये है कि अगर मैनेजमेंट उन्हें ड्रॉप भी कर दे तो शायद अब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, एटलीस्ट मैं तो नहीं करूंगा। इतने में ही बुरा मान गए, अभी तो कैच भी छोड़ने आऊंगा। भाई रहने दो यार, रहम करो हम पे। इसीलिए कह रहा भाई, इससे अच्छा तो रिंकू सिंह खिला ही सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं तो कैच तो पकड़ेगा भाई अपना। देखा जाए तो इस टूर्नामेंट में संजू सैमसन ने एग्जैक्टली वही किया है, इनफैक्ट उससे बेटर किया है जो एक्सपेक्टेशंस हमने टूर्नामेंट के पहले अभिषेक से लगा रखी थी। और भाई देखो तो हमारे लिए टॉप परफॉर्मर्स टॉप ऑर्डर में कौन है? ईशान किशन और संजू सैमसन। एक बंदा जो लगभग 2 महीने पहले तक स्कीम ऑफ थिंग्स में था ही नहीं और फिर अचानक से आता है और टीम का इंटीग्रल पार्ट बनता है, और एक बंदा जो टीम में हमेशा था पर सबने मान लिया था कि प्लेइंग 11 में इनकी जगह नहीं बनती है। ये दो खिलाड़ी हमारे लिए स्टार रहे हैं इस वर्ल्ड कप के, और जो एक्चुअल में हमारे स्टार्स थे, अभिषेक नंबर 1 T20 बल्लेबाज, वरुण नंबर 1 T20 गेंदबाज, उनका हाल तो आपने देखा ही है। खैर स्टार्स की बात हो रही है तो उसमें हमारे चिंगम चबाऊ कप्तान को भी जरूर ऐड कर लेना, ये भी कुछ कम नहीं रहे हैं। वैसे कल की वीडियो में मैंने बोला था कि संजू बाबा अगर बड़ी पारी खेलते हैं तो उसकी नेक्स्ट पारी या तो बतख होती है या फिर शतक। अब संजू बाबा थे तो बतख के ही मूड में, लेकिन हैरी भाई ने कैच ड्रॉप कर दिया तो भाई ने बोला ठीक है बतख ना सही तो अब शतक तक पहुंच जाते हैं। हे हैरी ब्रूक आजा पकड़ ले, कैच नहीं
मेरा भाई संजू बाबा ने तो इतना ऑरा अपने पूरे करियर में नहीं बनाया होगा जितना पिछले एक हफ्ते में ऑलमोस्ट उन्होंने बनाया है। What are you doing संजू बाबा? न डरे न जिम करे, संजू सैमसन हूँ बेटा, खड़े खड़े भूसा भर दूं जब मन करे। संजू सैमसन इन दिस T20 वर्ल्ड कप 2026 232 रन, 77.4 की एवरेज, 201 का स्ट्राइक रेट, 97 ऑफ जस्ट 50 डिलीवरीज एंड प्लेयर ऑफ द मैच वर्सेस वेस्ट इंडीज, 89 ऑफ जस्ट 42 डिलीवरीज एंड प्लेयर ऑफ द मैच वर्सेस इंग्लैंड। टेक अ बो संजू सैमसन। भाई अगर कल को कोई पूछे ना कि क्या था संजू सैमसन, तो इस रील को काट लेना और उसे बता देना। इन ज्योग्राफी माई वर्ल्ड, इन रियलिटी माई लाइफ, इन हिस्ट्री माई किंग, इन मैथमेटिक्स माई सोल्यूशन, इन मैथोलॉजी माई गॉड, इन एस्ट्रोनॉमी माई यूनिवर्स। इफ आई एम ब्लाइंड ही इज लाइट, इफ आई एम हंगरी ही इज फूड, इफ आई एम सिक ही इज मेडिसिन, इफ आई एम मिया खलीफा ही इज जॉनी सिंस। बस रुलाएगा क्या, काम करने दे। जब से केरला का नाम केरलम और धोनी भाई ने आईपीएल की प्रैक्टिस शुरू की है ना, संजू बाबा तो रुकने को तैयार ही नहीं हो रहे। पर भाई सच कहूं, संजू की इस सक्सेस का बहुत बड़ा क्रेडिट गौतम गंभीर को जाता है। गौतम गंभीर सच में वो नाम है जिसने संजू सैमसन को बैक किया है, उनके मल्टीपल फेलियर्स के बाद भी बैक किया। भले फिर स्टार्टिंग 11 में उन्हें ना रख पाए, पर स्क्वाड के साथ हमेशा बनाए रखा, क्योंकि जीजी को संजू से हमेशा उम्मीद थी और उम्मीद पर यह बंदा खरा उतरा है। सबसे बेस्ट पार्ट संजू सैमसन की पारी का यही रहता है, जब ये फुल फ्लो में रहते हैं ना, ही जस्ट डोमिनेट्स द क्रिकेट। और कभी आपको ये नहीं लगेगा कि ये बहुत हार्ड हिटिंग करना चाहते हैं, बहुत ही फ्लुएंट खेलते हैं, लेकिन भाई बड़े बड़े छक्के लगाते हैं। इस मैच में भी भाई ने 211 के स्ट्राइक रेट से 8 चौके और 7 छक्के लगाए हैं। थाला फॉर अ रीजन। वैसे अपने भाई चाहते तो शतक भी बहुत आराम से बना सकते थे, पर उन्हें भी पता था कि हार्दिक की बैटिंग आने ही वाली है, तो कोई मतलब था नहीं परेशान होने का। हार्दिक पांड्या वाचिंग संजू सैमसन गेटिंग आउट फॉर 97 एंड 89 इन कॉन्जिक्यूटिव मैचेस। टेक्निक बिल्कुल सही है तुम्हारी। संजू सैमसन स्कोरिंग 97 एंड 89 इन लास्ट 2 मैचेस। सेंचुरी नहीं चाहिए दुबे जी, मेरा इंटेंट देखिए। अभिषेक की विकेट गिरने के बावजूद भी संजू और ईशान ने हमारी पारी को बिल्कुल भी डिस्टेबलाइज नहीं होने दिया। इनफैक्ट दोनों ने बहुत ही ज्यादा इंटेंट दिखाई और संजू जिस तरीके की विस्फोटक पारी खेल रहे थे, ईशान ने भी बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया। 18 बॉल पे 39 बनाए विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 216, दैट इंक्लूड्स 4 बाउंड्रीज एंड 2 सिक्सेस। और ईशान की विकेट गिरने के बाद मैनेजमेंट ने इस पूरे मैच का सबसे बेहतरीन मूव चला था शिवम दुबे को नंबर 4 पर बैटिंग भेजने के लिए। आदिल राशिद वर्सेस इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। 2022 4 ओवर में 20 रन दिए, 1 विकेट चटकाई। 2024 25 रन दिए, 1 विकेट चटकाई। 2026 में ही गॉट स्मैश्ड फॉर 41 रन्स और 1 विकेट चटकाई। और ये जो डिफरेंस आया ना, उस डिफरेंशिएटर का नाम शिवम दुबे ही था। देखो 2 बातें थी, एक तो हमने शिवम दुबे को भेजा स्पिन बैशर को आदिल राशिद के सामने, जिसको उन्होंने 3-4 छक्के टांगकर पूरा मैच डिफरेंशिएट कर दिया। और दूसरी बात, हमने रोका भी किसको? सूर्या भाई को। तो मतलब दुबे का हटा भी दो भाई, सूर्या भाई अगेंस्ट स्पिनर नहीं आए, पॉजिटिव ही था ना भाई। दुबे भाई तो सच में दिन ब दिन हमारे लिए हिडन जेम बनते जा रहे हैं। आई मीन 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, 25 एशिया कप फाइनल, T20 वर्ल्ड कप वर्सेस पाकिस्तान और अब सेमीफाइनल वर्सेस इंग्लैंड। भाई इन सारे क्रूशियल मैचेस में भाई ने आकर हमारे लिए बहुत अच्छी पारियां खेली हैं और उसके लिए इस बंदे की तारीफ होनी चाहिए। खैर अब जब इंग्लैंड की इतनी कुटाई चली रही थी, तो सूर्या भाई ने बोला कि आखिर जब सब कोई रन बना ही रहे हैं तो मैं क्यों बनाऊं। मैं वैसे भी ऐसे मैचेस में बनाता हूं जहां कोई और ना बना, जैसे नमीबिया, USA, कनाडा, पपुआ न्यू गिनिया, जिम्बाब्वे। तो ये सब मैचेस मैं रहने ही देता हूँ। When will you choke baby in big matches? तो सूर्या भाई खुद तो आउट हुए ही, साथ शिवम भाई की 50 भी ले गए। आई मीन हार्दिक भाई बैटिंग करने आ गए ना। हार्दिक भाई जैसे ही क्रीज पर आए, इस बार दुबे भाई ने उनसे प्यार से जाकर बोला था कि देखो भाई इस बार तो बहुत ओवर्स बचे हैं और मेरे बस 7 रन बचते हैं, मैं फटाफट अपनी 50 बना लेता हूं। लेकिन हार्दिक भाई कहते हैं अरे मेरे आने के बाद ऐसे कैसे? भाई रन आउट करा दिया, फिर से रन आउट। किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम मुझसे मिले थे। शिवम दुबे is the second batter to be dismissed run out thrice in a T20 World Cup edition after MS Dhoni in 2007. Credit खुद चल के आता है। एक तो मुझे लगा कल आधे से ज्यादा प्लेयर्स तो अपने ओवर परफॉर्म कर गए सिर्फ हमारे थाला को इंप्रेस करने के लिए। कुछ भी 7 के आसपास उनको दिखता, कर जाओ भाई। शिवम दुबे का विकेट सामने वाली टीम के बॉलर्स नहीं, हमारी टीम के बैटर्स लेते हैं। खैर दुबे भाई तो अपना काम कर ही चुके थे और इसके बाद हार्दिक भाई और तिलक भाई भी रुकते नहीं है। और भाई तिलक भाई की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऑनेस्टली ये बात कहूंगा कि मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नंबर 6-7 पर आकर तिलक भाई इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट भाई उन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा बेटर डिलीवर किया है। आई मीन हम ये मान रहे थे कि वो स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, पेस के अगेंस्ट अच्छा करेंगे, पर इतना अच्छा करेंगे ये नहीं सोचा था। अलग तरीके की पेस हिटिंग चल रही है तिलक की, और इसके लिए भी वंस अगेन यार मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है, गौतम गंभीर को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने तिलक को इतना नीचे खिलाया और भाई वहां से परफॉर्मेंस निकलवा रहे हैं। खैर इन सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से टीम इंडिया ने बोर्ड पर लगा दिया T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री का 4th हाईएस्ट टोटल। 253 हमने बनाया था, 254 बनाने थे इंग्लैंड को। हमने भी सोचा कि ये तो एक तरफा मैच है। आई मीन जिस तरीके से कुत्ता बना के हमने इंग्लैंड के गेंदबाजों को मारा है, अरे इतने हाई प्रेशर गेम में इतने रन थोड़ी चेज होते हैं यार। और हमारे गेंदबाज इंग्लैंड के थोड़ी हैं कि उनका कंपटीशन ही हारिस रॉफ और प्रीमियम गेंदबाज हो। अबे हमारे गेंदबाजों में क्वालिटी है, चांस ही नहीं है। पर भाई उस 22 साल के लड़के ने जो चांस बनाया है ना,
क्रेजी भाई। जिन खिलाड़ियों की हमने फ्री फोकट में हाइप बना रखी थी ना, जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक, सब अपने लिए खेल कर गए हैं। बस ये 22 साल का मेरी उम्र का भाई आउट ऑफ सिलेबस आया। बताओ यार, भाई की उम्र में मैं बेरोजगार बैठा हूं और मेरा भाई इंपॉर्टेंट मैच में अपनी टीम के लिए 105 की पारी खेल रहा है। रेस्पेक्ट भाई। 254 की चेज में इंग्लैंड 4 ओवर में 38 फॉर 2 था जब जैकब बेथल बल्लेबाजी करने आते हैं। 22 साल का ये यंग खिलाड़ी अपना पहला आईसीसी इवेंट खेल रहा था और कल इस बंदे की पारी देखकर मुझे ऐसा लगा ना, ब्रो यू आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट इंडिया, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट गॉड स्क्रिप्ट। भाई इस बंदे ने सिंगल हैंडेडली अपनी पारी की वजह से 1.4 बिलियन पीपल को पूरी तरीके से एज में रखा था उस चेज में जिसको ऑलमोस्ट हम इम्पॉसिबल मानते हैं। अरे नहीं चेज होते यार सेमीफाइनल फाइनल में 254 रन, पर इस बंदे ने इंग्लैंड को भी ये बिलीव कराया था कि ये चीज पॉसिबल हो सकती है, बस मुझे कोई साथी चाहिए। वो साथी भाई को मिला नहीं, वो खड़े रहे, वो लड़ते रहे, वो झगड़ते रहे, बट एट द एंड जब वो बंदा जाके रन आउट हुआ ना, और वो रन आउट होने के बाद जब वो थोड़ी देर तक जमीन पर पड़े थे ना, सच बता रहा हूँ भाई, हम सब इंडियन फैंस हैं, बहुत खुशी थी कि जैकब बेथल की बड़ी विकेट हमें मिली थी। पर सच बोलूं तो एक समय ऐसा भी लग रहा था कि उस बंदे को जाकर थोड़ी सी थपथपाई जाए उसकी पीठ और बोला जाए, ब्रो यू फॉट हार्ड, यू फॉट लाइक अ ट्रू वॉरियर, रिस्पेक्ट फॉर यू। रियल क्रिकेट फैंस, सर जैकब बेथल। बेथल की ये पारी देखकर शायद मेरे जहन में वो 2 लाइनें याद आई, मैं उस सीढ़ी से फिसला जिसके ठीक बाद छत आनी थी। ब्रो हैड लिटरली गिवन हिज ऑल इन दिस गेम, बट वही बात है ना, यू आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट इंडिया, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट गॉड स्क्रिप्ट। और इंग्लैंड के खिलाफ मैच हो और ऐसी गॉड लेवल स्क्रिप्ट हो और उसमें हमारे बापू का रोल ना हो, ऐसा तो भाई साहब होना ही नहीं था। भाई ने बोला बैटिंग ना तो बॉलिंग से ना सही तो भैया फील्डिंग से सही। जो 2 कैचेस हमारे बापू ने पकड़ी ना, इनको देखकर यही मन कह रहा था, ए बापू थारी फील्डिंग कमाल छे। विल जैक्स का कैच पकड़ने के बाद जो हार्दिक भाई ने पप्पी दी ना बापू को, वो 1.4 बिलियन इंडियंस की तरफ से थी उनके लिए। ही इज नॉट इंडिया का बापू, ही इज इंग्लैंड का बाप हूँ। और क्या मालूम है तेरे को उसके बारे में? भाई जास्ती नहीं मालूम है, बॉडी बिल्डी था नहीं उसका, लेकिन डेयरिंग बहुत था। हाँ। भाई अंग्रेज लोग की वाट लगा दी उसने, क्या डर के भाग गए सब लोग। बापू टू इंग्लैंड, मेरा लन करे दूसरा गाल आगे। इस पूरे वर्ल्ड कप में हमारी कैचिंग एफिशिएंसी सबसे खराब रही थी और ये हमारे लिए बड़ा सिरदर्द था, लेकिन इस मुकाबले में अक्षर ने ये जो 2 कैचेस पकड़े ना, ये दोनों हमारे लिए बहुत क्रूशल थे। एक कप्तान हैरी ब्रूक के जो इतनी बेहतर पारी लास्ट मैच में खेलकर आ रहे थे, तो वहीं पर विल जैक्स के उस कैच की इंपॉर्टेंस तो शायद मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। जब जैकब बेथल और विल जैक्स के बीच पार्टनरशिप चल रही थी, उस वक्त ऐसा था कि इंग्लैंड ने पूरी तरीके से मैच को कंट्रोल में रख लिया था और उस स्टेज पर अंडर प्रेशर आके इस तरीके के कैचेस को पकड़ना। हाँ मुझे पता है कि आप स्कोर कार्ड में जाएंगे तो बोलेंगे भाई वो कैच तो शिवम दुबे ने ली थी, पर जिन्होंने मैच देखा है उन्हें पता है दैट कैच बिलोंग्स टू पापू। अब रिकॉर्ड्स तो ये कह रहे थे कि इंग्लैंड सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्पिनर्स के अगेंस्ट ही है और हमने इतने रन्स बनाए थे तो हमें भी लग रहा था कि हमारा मिस्ट्री स्पिनर तो हमारे पास है ही, कहां तक जाएगी इंग्लैंड। पर भाई हमारा मिस्ट्री स्पिनर ना अब खुद ही एक मिस्ट्री बन बैठा है। वरुण चक्रवर्ती इज अ मिस्ट्री स्पिनर, ही कीप्स सरप्राइजिंग टीम्स, समटाइम्स अपोनेंट एंड समटाइम्स हिज ओन टीम। वरुण चक्रवर्ती भी लाइक जब से लीग स्टेज गया है अपन का तो आतंक ही खत्म हो गया। भाई वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म भी हमारे लिए फाइनल से पहले एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि पिछले 4 मैच में भाई की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब रही है। शायद समय आ चुका है कि आप कुलदीप यादव को ट्राई कर लो। आई मीन कुलदीप यादव कितने भी महंगे होंगे, इतने तो शायद नहीं ही हो। वो तो लास्ट 5 ओवर्स में भला हो बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक का और हमारे मैनेजमेंट का, जिन्होंने इन गेंदबाजों को बहुत ही बेहतर तरीके से लास्ट में रोटेट किया, नहीं तो वरुण भाई ने तो सेट करा दिया था काम। जसप्रीत बुमराह द गोट द ओजी, भाई इस बंदे को मैं क्या बोलूं भाई, मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब मैं सच कह रहा हूं, अगर भाई आकर एक बार कह देना कि अपने गांव की जमीन उत्कर्ष भाई मुझे दे दो, जो कि मेरे पास कुछ है भी नहीं, बाप दादा से लड़ जाऊंगा, दूसरों की जमीन उधार ले लूंगा पर भाई को दे दूंगा। मैं कहता हूं भाई देश के सारे संसाधनों पर सबसे पहला हक जसप्रीत बुमराह का ही बनता है। हट जाओ संजना भाभी, मैं बैठूंगा। बताओ इतना मादर लड़का पैदा करी हूं मैं कि क्या बताऊं। भाई आप इस मैच में सारे गेंदबाजों की इकॉनमी उठाकर देख लो, किसी की इकॉनमी आपको 10 के नीचे नजर आएगी ही नहीं। सिर्फ हार्दिक की थी 9.5 की और उसके बाद बुमराह की थी 8.2 की। जसप्रीत बुमराह इज डेफिनेटली नॉट ह्यूमन भाई वो मैच जिसमें टोटल रन्स 499 बनते हैं, चेस करते हुए 2 सेट बैटर्स खड़े रहते हैं और बुमराह आकर सबसे क्रूशल 16th और 18th ओवर डालते हैं और उन दोनों ओवर्स को मिलाकर वो 14 रन दें, अपने 4 ओवर में 33 रन दें, 1 विकेट चटकाएं विद एन इकॉनमी ऑफ 8.20। ह्यूमन बिहेवियर नहीं है भाई। और इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था कि बुमराह ये जो कर रहे थे इसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करें अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या। अर्शदीप की वो 2 गेंदें हटा दो तो उसके बाद अर्शदीप ने भी और हार्दिक ने भी बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया और जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने अंत में चल के इस मैच को डिफेंड किया। शिवम दुबे को आखिरी ओवर करना था तो हमें पता था कि हमें उनके लिए कम से कम 36 तो बचाने होंगे। 30 हमारे गेंदबाजों ने उन्हें आखिरी ओवर में दिए थे, 22 भाई साहब खा गए, लेकिन 7 रन से हम ये मैच जीत गए और उसके लिए हमारे इन गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जसप्रीत बुमराह absolute goat, absolute legend. Another day of thanking Jasprit Bumrah that he was born in India and choose to play cricket for us. 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि एक नॉकआउट मुकाबले में किसी टीम ने शाम के मैच में बैटिंग फर्स्ट करते हुए मुकाबले को जीता था। अब हम फाइनल खेलेंगे न्यूजीलैंड से, जिनको आज तक हमने आईसीसी नॉकआउट मैचेस में कभी नहीं हराया। सच कहूं तो मुझे इस बात का कोई डर नहीं है,
मेरी तो फटी पड़ी स्टेडियम को लेकर है। फाइनल्स में इंडिया को होम ग्राउंड डिसएडवांटेज मिलेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ हमें फिन एलन से ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम से भी निपटना है। पूरा परिवार डरा यार। खैर अब ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मेरी दोनों फेवरेट टीमें पहुंच चुकी हैं फाइनल में, तो देखना है कि कौन जीतता है। मैं चाहता था कि या तो इंडिया जीते और अगर इंडिया नहीं जीत रहा है तो न्यूजीलैंड जीते। अब दोनों में से तो कोई एक जीतेगा। और भाई मैं तो कहता हूं अब ये समय आ चुका है कि अहमदाबाद स्टेडियम का ये जो जिंक्स हमने बना के रखा है ना, इसे भी अब खत्म कर ही दिया जाए, वहां पर भी ट्रॉफी उठा ही ली जाए। खैर इस मैच में भारतीय टीम के लिए बहुत से खिलाड़ियों ने स्टेप अप किया और परफॉर्म किया। आपके लिए कौन था इस मैच का असली सुपरस्टार? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और मिलते हैं भाई अब फाइनल मुकाबले के लिए। अब ट्रॉफी बस एक कदम दूर है। इट्स न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया इन द फाइनल। लेट्स सी हु इज गोइंग टू लिफ्ट द ट्रॉफी। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।